हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। ये वाला जो टॉपिक है, ध्यान रखना प्रत्येक नए टॉपिक में सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर कोई भी बच्चे को अगर आना है, मुझसे पढ़ना है इवनिंग टू 6 टू 7:30 मैं डेली 1.5 आवर 1.5 घंटे आप लोगों को पढ़ाता हूँ। बिल्कुल बेसिक टू हम लोग एकदम आसान चीजों से शुरुआत करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाएंगे, चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में मैं शुरुआत करूंगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर साथ ही इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को हाँ और ना आप लोगों को बोलना है। अगर समझ में आया तो आप लोगों को एच बोलना है, नहीं समझ में आया तो आप लोगों को एन बोलना है। इतने में ही आप लोगों का मैथ चलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। दूसरी बात, अपने पास सभी को ये चीज पता होंगी, प्रत्येक बच्चे को। हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में अपने सामने काम आता है सबसे ज्यादा परसेंटेज। और परसेंटेज दो चीजों में होता है। परसेंटेज का मतलब अपने पास 100 है, और अपने पास फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज में जहां 100 होता है, भिन्न में वही चीज एक होती है। जैसे आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपए हैं, किसी को आधा धन देना है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1/2 दे दिया, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 50% आपने उसको दे दिया। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। श्रवण, शुरुआत में क्लास ज्वाइन करने पर थोड़ी सी एक साथ बच्चे ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोग कंटिन्यू बने रहो, रेगुलरिटी का ध्यान रखना। बाकी मैथ सिखाने का काम मेरा है। इस बैच में मैं आप लोगों को, ये जो पर्टिकुलर बैच है एसएससी मेंस तक मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। लेकिन याद रखना कि कोई भी बच्चा यहाँ मैथ्स पढ़ लेगा, फिर सीडीएस का एग्जाम आया कहीं और जाएगा, फिर रेलवे का एग्जाम आया कहीं और जाएगा, फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम आया कहीं और जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप बार बार उस चीज के लिए टाइम खराब करो। तो रियल में तो ये जो बैच है वो एसएससी के लिए है, लेकिन सीडीएस का भी मैं कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाता हूँ। सीडीएस का एग्जाम भी आप लोग क्लियर कर लोगे मेरे से मैथ्स पढ़ने के बाद। एसएससी आप लोग कोई सा भी देना, चाहे आप लोग एमटीएस दो, चाहे सीजीएल मेंस दो, आपके इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तीसरा, अपने पास यहाँ पर मैं रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो कवर करवाने की कोशिश करूंगा इसमें, और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं वो भी। इसके बाद आप लोग मैथ्स कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ये याद रखना। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। तो परसेंटेज में जैसे अपने पास 100% है, ऐसे ही फ्रैक्शन में अपने पास एक होगा। याद रखना 100% जो होता है वो अपने पास किसके बराबर होता है? एक के बराबर। और ऐसे ही अपने पास कभी भी अगर किसी संख्या का, अगर आपको 50% फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि 50% का मतलब 1/2 है। किसी संख्या का 33 एंड 1/3% अगर फाइंड आउट करना है, तो ये चीजें आप लोगों को मेरे बताने से पहले ही याद होंगी, मैं ये सोचकर चल रहा हूं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि हर छोटी से छोटी चीज जो मैं आगे काम में लेने वाला हूं उसको एक बार मैं वापस से आप लोगों को बताऊं। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 1/5। और अगर कभी 16.66% या 16 and 2/3% अगर कभी भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अपने पास होगा 1/6। 14 and 2/7% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होता है 1/7। और अपने पास 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 1/8। 11 एंड 1/9% का फ्रैक्शन होगा 1/9। और 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/8। और 11 एंड 9 एंड 1/11% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? 1/9। ये अब 1/11 अपने पास ये होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी फ्रैक्शन नहीं पता, कोई फ्रैक्शन याद नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कहीं पर अपने पास आ जाए 30%,
तो 30% अगर कहीं पर आ गया है तो अपॉन में आप लोग 100 लगा दीजिए, अपने आप फ्रैक्शन बन गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ हम लोग 100 लगा रहे हैं और उस चीज को हम लोग याद कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे 50% का फ्रैक्शन 1/2 कैसे आया, जस्ट नीचे परसेंटेज का साइन हटाकर मैं 100 लगा रहा हूं तो 50 से ही कट जाएगा 2 बार और 1/2। हमेशा ध्यान रखना, ये जो संख्या अपने पास 9, तो 9 का 11 से 1/9% जो होता है वो अपने पास 1 होता है। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है, क्योंकि यहां पर मान लो किसी संख्या का 25% आपको निकालना है तो वो नंबर x मान लो और x का 25%, तो x का 25% ये लीजिए और यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे, इसका रेशियो बनाओगे तो अपने पास नंबर x है, x का 25%, 25 से कट गया 4 बार, x से x कट गया, 4 इधर आ गया तो 4:1, ये लो रेशियो 4:1 आ गया। यहां पर वो नंबर 100 मान लो और 100 का 25% कितना होगा, 25, और 25 अपने पास रेशियो निकालोगे तो अपने पास रेशियो आ जाएगा 4:1। ये लो अनुपात x मान लो, 100 मान लो। या आप लोग क्या करोगे, किसी संख्या का 25% निकालना है तो पहले उस नंबर को आप लोग 4 मान लीजिए और 4 का 25% 1 होता है तो पहले नंबर 4 और 4 का 25% जो होता है वो अपने पास 1 होगा, बाद में 1, तो बस एक स्टेप बच जाएगी। ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना आप लोग बोलते चलो। जितने भी लोग हैं 100% बच्चों को मैं समझाते हुए चलूंगा, लेकिन आप लोग एक छोटा सा काम ये करना है, रेगुलर रहा करो और आज जो मैं पढ़ाऊं उसको आज ही पढ़ना है। इतना सा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो है, चलिए अब ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया परसेंटेज के बारे में, और अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। P&L इसको हम लोग बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस हम लोग इसको बोलेंगे। हमेशा आप लोग मुझे ये बताइए, कोई भी पेन आप लोगों के पास, छोटे छोटे एग्जांपल्स, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं देते जाऊंगा और थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चंस इसके करवाने शुरू करूंगा। इसको आप लोग ध्यान रखना, जो चीजें आपको पहले से आनी चाहिए वो बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कोशिश करना आप लोग सीखने की। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पेन आप खरीद के लाए हो, यहाँ पर 20 रुपए का, तो अपने पास यहाँ पर जो पेन आप खरीद के लाते हो जिस मूल्य पर, उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। मान लीजिए कोई भी पेन आप 20 रुपए का खरीद के लाए हो, तो जिस पर आप लोग खरीद के लाते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। आपके किसी दोस्त को वो अच्छा लग गया और आपने उसको बेच दिया 25 रुपए का, तो मुझे ये बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पर 25 रुपए का बेच दिया। आप कोई भी पेन 20 रुपए का खरीद के लाते हो और 25 रुपए का अगर बेच दिया तो वहां पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे सर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 5 रुपए कहां से आए, ये बात मुझे बताइए आप लोग। अगर मैं पूछता हूं ये 5 रुपए आए कहां से, तो आप लोग कहोगे सर हम लोगों ने प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया है और यहां से अपने पास आया है ये 5 रुपए। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने माइनस किया है। अगर मैं आप लोगों से बोलता सॉरी, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों ने ये जो चीजें हैं, 20 रुपए का कोई पेन खरीदा और उसको अगर आपने 15 रुपए का, आपको बढ़िया लगा नहीं, और आपने इसी पेन को बेच दिया कितने रुपए का, 15 रुपए का, तो अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जिस पर सामान खरीदते हो वो कॉस्ट प्राइस है, जिस पर बेचते हो वो सेलिंग प्राइस है और विक्रय मूल्य है। यहां पर जो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, तो प्राइस के लिए मुझे बताइए क्या कॉस्ट प्राइस में से आप लोग माइनस करते हो क्या सेलिंग प्राइस, ये लीजिए। देखिए कुछ बच्चे पहली बार ही ऑनलाइन आते हैं, वो YouTube से या कहीं और से सीख कर रखते हैं कि कैसे हम लोग पहले कॉपी करें और कैसे फिर उसको पेस्ट करें। ये चीज सीखने के बाद वो सोचते हैं अब मैं जिंदगी भर में और अगले जन्म में भी मैं इस चीज को भूलना नहीं चाहता, अगले वापस से याद नहीं करना चाहता, बहुत मेहनत लगती है, तो उस चीज पर बहुत प्रैक्टिस करते हैं कॉपी और पेस्ट पर। उन बच्चों को मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट के जो 5 मिनट हैं आपके बड़े कमेंट्स देखूंगा। पहले अगर करते रहोगे तो आप लोग करते ही रहोगे, फिर आप लोग वहां पर ना तो ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये समझ पाओगे, आपके दिमाग में वो जो आपका क्वेश्चन है वही चलता रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं मिलता तब तक फिर आप लोग उसी चीज पर लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो।
और आपको लगता है मेरा नया जन्म होगा और नए जन्म में मैं कॉपी पेस्ट फिर से नहीं सीखना चाहता, अभी इसी जन्म में इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि मेरी अंतरात्मा में ये चीजें बैठ जाए, ताकि आत्मा निकले तो साथ कॉपी पेस्ट जरूर निकले। तो याद रखना, आप लोग शुरुआत में इस टाइप के कमेंट्स, आपको बड़े कमेंट नहीं करने हैं। मैं किसी भी चीज का पढ़ाई से रिलेटेड के अलावा आप सोचो कि कैसे सर तैयारी करूं, मैथ्स में क्या है, मटेरियल क्या है, इस चीज का मैं किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं करूंगा, याद रखना आप लोग। तो कॉपी पेस्ट को काम में लीजिए, उस चीज को अपनी आत्मा में बिठाइए और बाकी लोग सीखिए। आप लोग यहाँ पर लास्ट के 5 मिनट जो कमेंट डालते हो आप, उसको मैं जरूर देखूंगा, जरूर आपको समझाने की उसके, और जो भी मेरी तरफ से बेस्ट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, याद रखना। लास्ट के 5 मिनट जो भी आप बताना चाहते हो वो मैं जरूर सुनूंगा आपकी बात यहां पर, लेकिन लास्ट के 5 मिनट ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां से अपने पास अगर कभी भी प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है तो ध्यान रखना, पहली बात, प्रॉफिट अगर होगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, और अगर अपने पास लॉस हुआ तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। 20 का खरीद के 15 का अगर बेचोगे तो आपको लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ? 5 रुपए का। तो जब अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये चीज आप लोग याद रखना, प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। प्रॉफिट परसेंट अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करना है तो ऊपर हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, और इनटू कर देते हैं 100 से, तो ये अपने पास प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। ऊपर हम लोग प्रॉफिट परसेंट के लिए ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस, और इनटू करेंगे 100 से, तो अपने पास यहां से प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। और लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो ऊपर हम लोग लॉस लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस, और इनटू करेंगे 100 से, तो अपने पास लॉस परसेंट आ जाता है। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो कॉपी और पेन अपना साथ लेकर बैठिए, और आप लोग इस चीज को साथ साथ लिख भी सकते हो, ध्यान रखना। यहां पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य का निकलता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, याद रखना, याद रखना। यहां से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना, सीखना। यदि कभी भी अपने पास किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास 400 रुपए है, और प्रॉफिट परसेंट जो हो रहा है वो अपने पास उस वस्तु के लिए हो रहा है 25%, और हम लोगों से पूछा जाए, शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं, और हम लोगों से पूछा जाए कि बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऐसा अगर हम लोगों से पूछ ले तो हमें याद है कि सेलिंग प्राइस निकालने का जो तरीका है वो अपने पास है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस यहां से आप लोग लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस बराबर ये कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और ऐसा लिखना बिल्कुल ठीक है। अगर कभी भी प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, अगर आप लोगों को यहां से प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और ऐसा लिखना बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। तो कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए कितना है, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस अपने पास 400 है, और प्रॉफिट है कितना परसेंट, 400 का 25%, 25%, 25 से 100 से अपने पास कट गया 2 जीरो, और 400 में अगर आप लोग 100 ऐड करते हो 25 गुना 4, तो आंसर सेलिंग प्राइस अपने पास आ गया है 500 रुपए, ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया है। हाँ और ना एक बार बताइए, शुरुआत में हर चीज में बेसिक से आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की, और आप लोग भी साथ साथ समझते चलना। उम्मीद है पहली बात, और एकदम आसान चीज है, ताकि क्लास का प्रत्येक बच्चा, जो नया बच्चा है वो भी साथ हो ले, पुराना बच्चा भी साथ हो ले, सभी को हम लोग साथ करते हैं। एक दो बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूँ। 4 सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट पिछली बार पिछले पेज पर लिखवा चुका हूँ। लाभ अपने पास हो रहा है 25%, तो परसेंटेज कॉस्ट प्राइस का 25% निकालोगे तो 400 का 25% 100, 400 में आपने किसी वस्तु को 400 का खरीदा और 100 रुपए लाभ पर बेचा, तो बताइए कितने का बेचोगे, तो आप लोग कहोगे सर हम लोग इसको बेचेंगे 500 रुपए का। यहां से जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, यहां पर मुझे बताइए सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास है, मान लीजिए अपने पास 500 रुपए, प्रॉफिट परसेंट जो है
वो अपने पास 25% है और हम लोगों से जो पूछा है वो पूछा है कॉस्ट प्राइस हम लोगों से पूछा है। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए कि कॉस्ट प्राइस अपने पास क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट के लिए आपको याद होगा मैंने लिखवाया सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास कॉस्ट प्राइस। तो अगर कभी कॉस्ट प्राइस निकालना है तो वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। चलिए करने की कोशिश करो और कमेंट में मुझे आंसर बताइए। क्या आपका आंसर 400 या 375? क्या आपका आंसर है? जरूर लिखिए अपने अपने आंसर्स आप लोग। करने की कोशिश करो, हर बच्चा आंसर मुझे बताइए। आंसर 400 है या 375 है, ये बात मुझे बताइए। देखिए, तो अब लोग आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं। मिला जुला आंसर है। कुछ बच्चों का आंसर 400 भी है, कुछ बच्चों का आंसर 375 भी है। जस्ट ये पहले वाला ही क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर इसको मैं बार बार आपको दिखाऊंगा कि कॉस्ट प्राइस 400 है, 25% लाभ है, तो सेलिंग प्राइस आ गया 500। सेलिंग प्राइस 500, 25% लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 400 होना चाहिए। जिन बच्चों का आंसर 375 है वो साफ साफ गलत हो गया, ये बात ध्यान रखना। तो एक बार मैं गलती आप लोगों से करवा चुका हूं और मैं सोचता हूं कि आप लोग दोबारा तो ऐसी गलती नहीं करोगे। सर हमसे गलती कहां हो गई, ये बात तो समझाओ। आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस 500 है और 500 का यहां पर 25% निकाल लिया। और जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस का अगर निकाल दोगे तो वो तो साफ साफ गलत हो जाएगा। तो अपना जो आंसर यहाँ पर 375 आ रहा है वो आंसर गलत हो गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए समझ पाए हो क्या? तो एक बार गलती कर चुके हो और ऐसी बड़े क्वेश्चंस में एग्जाम में भी आप लोग गलती करते हो, तो हमेशा ये याद रखना। मैं चाहता हूं कि आप लोग वापस से ये गलती नहीं करो। तो ये चीज सेलिंग प्राइस का निकाल दिया है, प्रॉफिट परसेंट या कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस का। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो सर फिर हम लोग ये क्वेश्चन कैसे करें? तो इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका होगा वो अपने पास ये होगा, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 500 है और कॉस्ट प्राइस को आप लोग यहाँ पर x मानिए और x का अपने पास 25% यहाँ पर करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। 25 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो यहाँ पर 4 एलसीएम, ये एक आ गया है तो ऐड करोगे तो 5/4x बराबर, अगर 500 है तो x का जो मान अपने पास आएगा वो मुझे बताइए। 500 को इंटू करोगे आप लोग 4 से और डिवाइड करोगे आप लोग 5 से, तो x का जो मान आएगा वो अपने पास आ जाएगा 500। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास सेलिंग प्राइस 500 है, प्रॉफिट 25% है, तो कॉस्ट प्राइस को आप लोग x मान लीजिए। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, x प्लस x का 25%। तो जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकलता है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकलता है। ये आप लोग ध्यान रखना। एक बच्चा कह रहा है 5 कैसे, तो मैं उसको बता दूं कि x प्लस x/4 को हम लोगों ने भाई जोड़ा है। ये x है, ये x/4 है, एलसीएम 4 आ जाएगा तो यहाँ पर अपने पास 4x होगा, ये अपने पास x ही बचेगा। तो ये दोनों ऐड होने के बाद 4/5x। शुरुआत में मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, जो आप पूछोगे मैं बताऊंगा, मैं इरिटेट नहीं होता हूं। लेकिन अगर आप लोगों को मैं अभी सिखा रहा हूं कि आप लोग कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे बदलोगे, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलोगे, वो जो चीज है वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। और कल की क्लास में जब आप लोग पूछ लोगे मैं कहूंगा कि सेलिंग प्राइस के बराबर कॉस्ट प्राइस कैसे आ गया। कल अगर आप लोग अगर उस चीज को वापस पूछोगे तो फिर उस टाइम मैं आपको खा जाऊंगा। आज आप लोग कुछ भी आप लोग कर सकते हो, कुछ भी आप लोग पूछ सकते हो, हर छोटी से छोटी चीज मैं बताऊंगा। लेकिन कल की क्लास में जो मैं आज सिखा रहा हूं वो चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखना। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, इतनी छोटी सी चीज में अगर आप लोग एक्स मानने लग जाओगे तब तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप लोगों को कभी भी दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ध्यान से सुनना आप लोग,
प्रॉफिट परसेंट या आपके पास लॉस परसेंट दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, हर चीज में फिर हम लोग ऐसे ये नहीं मानते, ये भी दिया हुआ है। और अगर आप लोगों से सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो सेलिंग प्राइस निकालने का जो तरीका होता है वो अपने पास होगा कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग इनटू करते हैं 100। सेलिंग प्राइस हम लोगों को निकालना है कॉस्ट प्राइस से 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 से। मुझे बताइए हम लोगों ने प्लस और माइनस दोनों क्यों लिए हैं? प्लस और माइनस दोनों हम लोग इसलिए ले रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट हो तो हमेशा साइन आएगा प्लस का, और लॉस हो तो अपने पास साइन जो आएगा वो किसका आएगा? माइनस का साइन आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। प्रॉफिट हो तो हमेशा अपने पास साइन आएगा प्लस का, और लॉस हो तो साइन किसका आएगा? माइनस का साइन आएगा। जैसे यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस था वो अपने पास 400 था, प्रॉफिट परसेंट कितना परसेंट है? 25%। और यदि हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस निकालने का जो तरीका होता है, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको इनटू कर दो 100 में। प्रॉफिट है तो 100 में 25 जोड़ दो, 125 बट्टे 100, और इसको अगर सोल्व करोगे तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा? 500 रुपए। ये लो अपना आंसर आ गया। ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और ये चीजें लिखने की जरूरत हमें है ही नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की। क्या कहना चाह रहा हूं, यदि अगर आपके पास ऐसा अगर कभी भी हो, आप लोगों के पास सेलिंग प्राइस पहले से हो, ऐसा जरूरी नहीं कि कॉस्ट प्राइस ही अपने पास दे, आपके पास सेलिंग प्राइस पहले से गिवन हो कि सेलिंग प्राइस अपने पास ये है, कॉस्ट प्राइस जो है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट साथ दे, और आप लोगों से पूछे कि बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस उल्टा अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस निकालने का जो तरीका होगा, जो भी सेलिंग प्राइस अपने पास हो उसको इनटू कर दो 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या अपने पास लॉस से, ये अपने पास आ जाएगा। यानी कि जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस पूछे तो अपने पास 100 ऊपर आएगा, सेलिंग प्राइस पूछे तो 100 नीचे आएगा। इसको इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में अगर आप लोग एक्स मानने लग जाओगे तब तो कैसे काम चलेगा आपका। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस अपने पास 500 रुपए है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो अपने पास 25% है, और यहाँ पर अपने पास कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है तो कॉस्ट प्राइस का जो तरीका होगा, जो भी अपने पास सेलिंग प्राइस है उसको इनटू कर देंगे 100 अपॉन 100 प्लस माइनस यानी 125। 125 से कट जाएगा 4 बार, और आंसर कितना आ गया? 400 रुपए। ये चीज आप लोगों को याद कर लेनी है, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचेगा। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया है? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, कभी भी अगर कॉस्ट प्राइस को आपको सेलिंग प्राइस में यदि कन्वर्ट करना है तो अपने पास पहला तरीका तो मैं आपको ये बता चुका हूं, जो शुरुआत वाला तरीका है। अपने पास तरीका क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए? आप लोग ये भी मान सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि आप लोग एक काम कीजिए, कॉस्ट प्राइस यहां पर अपने दिमाग में सो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो यहां पर लिखकर आपको बता रहा हूं कि आप लोग क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस यहां पर 100 मान लोगे, और किसी चीज को 100 का खरीद के 25% लाभ पर अगर बेच रहे हो तो क्या आप लोग इसको 125 का बेचोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, और सेलिंग प्राइस देकर हम लोगों से कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है। सेलिंग प्राइस देकर हम लोगों से कॉस्ट प्राइस, मैं फिर समझाता हूं जो बच्चा नहीं समझ पाया। किसी वस्तु का आपने 100 रुपए का खरीदा, उसका 25%, तो 100 का जितना परसेंट निकालते हो वो उतना ही होता है। 100 का 25% 25 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 40% 40 होता है। तो 100 का खरीद के 25% लाभ पर बेचोगे तो 100 का 25% 25 ही होगा, तो कितने का बेचोगे? 125 का। दोनों में से एक चीज दी भी मिलेगी। जब भी अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ो एक लाइन याद रखना, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो अपने पास 400 रुपए, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे आप लोग कॉस्ट प्राइस लिखोगे 100 और इनटू कर दोगे आप लोग 125 से, सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 500 रुपए। ये लो, यहीं पर अपने पास क्वेश्चन खत्म हो गया है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको 1 मिनट में मैं वापस रिवाइज भी कर दूंगा। मैं यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपने पास जब भी कभी भी अपने पास क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो अपने दिमाग में सोचिए कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 सोचिए,
क्योंकि लाभ जो होता है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। निखिल, मैं फिर से समझाता हूं, इसीलिए निखिल गहलोत दो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। रणजीत सिंह, थोड़ा धीरे पढ़ाता हूं। यहां पर कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 रुपए है और अपने पास 25% अगर प्रॉफिट पर आप बेचोगे, 100 का खरीद के 25% प्रॉफिट पर बेचोगे, तो मुझे बताइए कितने का बेचोगे? तो आप कहोगे सर हम लोग 125 का बेचेंगे। उसके बाद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा है या विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा है। तो यहां पर ये जो संख्या है 500 रुपए क्वेश्चन में, मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है या सेलिंग प्राइस दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो 500 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कितने की है? 500 सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 125 और कॉस्ट प्राइस जो पूछा उससे इंटू करो। कॉस्ट प्राइस के लिए इंटू करोगे 100 से, तो मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा वो 400 रुपीज आ जाएगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? जो दिया हुआ है उसके नीचे हम लोग वही लिखते हैं और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना आप लोग, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से ध्यान देना एक बार बोर्ड पर सभी बच्चे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मुझे एक बात बताइए, 4 नंबर तरीका, अपने पास 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अगर आपको याद हो तो वैसे लिख लो 1/4, नहीं याद तो अपोन में 100 लगा दो। और हमेशा ध्यान रखना नीचे वाली जो चीज है ये अपने पास, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस मानते हैं और ऊपर वाला प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है और लॉस है तो लॉस है। अगर वो कहता है कि 25% प्रॉफिट है तब तो 1 रुपए का प्रॉफिट यहां पर है, और वो बोलता है 25% लॉस है तब अपने पास 1 रुपए का यहां पर लॉस हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीदा कितने का? तो आप कहोगे सर 4 का खरीदा यहां पर, और 1 रुपए प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 5 का आप लोग बेचोगे। 4 का खरीदा है, 1 रुपए लाभ पर अगर बेच रहे हो तो मुझे बताइए कितने का बेचोगे? 5 का। क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ सकता है और विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ सकता है। तो यहां पर मुझे बताइए क्या दिया हुआ आपको? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो 400 के नीचे आप लोग लिखोगे कितना? 4, और सेलिंग प्राइस अगर पूछा है तो इनटू किससे करोगे? सर 5 का मान पूछा है तो आंसर कितना आ गया? 500। ये लीजिए। हाँ ना, बताइए क्या समझ पाए हो क्या? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पर मैं ये सिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस। तो 25% अगर प्रॉफिट है तो 1/4, इस चीज को मानोगे आप लोग कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस है यहां प्रॉफिट होगा। तो खरीदा कितने का? 4 का, और 1 रुपए लाभ पर बेच रहे हो तो कितने का बेचोगे? 5 का। एक चीज कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। तो 500 वैल्यू कितने की दी हुई है? तो आप कहोगे सर 500 वैल्यू दी हुई है 5 की, और इनटू कर देंगे 4 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? यहां से सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलना है या कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में बदलना है। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे ये 4 तरीके होते हैं। क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? कहीं भी अगर आप लोग पढ़ोगे, किसी भी फैकल्टी से पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे तो ये 4 तरीके से आपको बदलता हुआ मिलेगा कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में। जो बच्चा एक पाल है जो समझ में नहीं आया उसको, तो उसको मैं फिर बता रहा हूं, 400 है, 25% लाभ है, सेलिंग प्राइस पूछे तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 400 का 25% जोड़ दिया। या आप लोग चाहो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, जब भी सेलिंग प्राइस पूछे तो 100 नीचे आएगा और ऊपर प्लस माइनस, तो 25 प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, तो 400 और 100 में 25 जोड़ोगे तो 125। या आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप लोग क्रय मूल्य को 100 मानो और 25% प्रॉफिट हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 125। यहां पर एक चीज देगा, कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है। तो यहां पर हम लोगों को जो दिया हुआ है वो क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपए, तो क्रय मूल्य के नीचे कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस 100 और गुना कर देंगे 125 से, तो 500 रुपए। और यहां पर अपने पास 25% का फ्रैक्शन है 1/4, कॉस्ट प्राइस अपने पास 4 है, सेलिंग प्राइस 1 रुपए का लाभ हो गया,
तो बताओ बेचा कितने का? 5 का। तो 4 का खरीद के 5 का, लेकिन रियल में 400 है, तो 400 वैल्यू है 4 की, 5 का मान हम लोगों से पूछा है। तो आप लोगों को ये चीज, जब अब मैं कल से कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलने के ये 4 तरीके अपने पास होते हैं। लेकिन कल की क्लास में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर ये तो मैंने देखिए चारों अलग अलग समझा दिए, एक साथ समझा दिए हैं, लेकिन कल की क्लास में कोई पूछेगा तो उसको फिर धो दिया जाएगा, याद रखना। और धोने का मतलब आपको पता होगा, क्लास में पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाएगा। क्या क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या आप समझ पाए हो क्या? उम्मीद है हर बच्चा अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको बड़े कमेंट्स करने हैं लास्ट में, जो भी कुछ पूछना है क्लास के लास्ट 5 मिनट में आपको पूछने की कोशिश करनी है, उसी में हम लोग रिप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की। मैंने अभी तक आपके दिमाग में कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात मैंने आप लोगों को समझाई है। देखिए छोटी छोटी चीजें अपने पास हैं, यहां पर ध्यान रखना। आप लोग छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये समझना जरूरी है। अगर आपके शिवम कुमार 5 बार समझाने के बाद भी इतनी छोटी बात नहीं समझ में आ रही है भाई, तो मैं बता दूं कि ये वाला बैच S80 का है। साथ ही मैं ये भी बता दूं, क्योंकि इतना डीप से इतना छोटी छोटी चीजें 5-5 बार समझाने के बाद भी अगर नहीं पकड़ पा रहे हो, तो ये बैच S80 का है, इसको भी साथ आप लोग याद रखिए भाई कि ये S80 का बैच है। राजा आधे घंटे में मैं आपको क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदलना सिखा रहा हूं, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में। इससे आसान मैं क्या पढ़ाऊं बताइए, इससे स्लो मैं क्या करूं? या तो और मैं स्लो, फिर आप एक काम कीजिए, छोटा सा काम कर सकते हो। इसकी जो स्पीड है पहले डाउनलोड होने दो, रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, उसकी स्पीड 0.1 कर दो। तो 1 घंटे की क्लास जैसे मैं बोल रहा ऐसे आएगी आपके पास 10 घंटे में, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो। तो जो दूसरे बच्चे हैं 0.5 से फास्ट हो जाएगी संदीप, 0.5 उसके लिए फास्ट हो जाएगी, उसको 0.1 की स्पीड से, और ऐसा कर दो कि 10 घंटे में बिल्कुल स्लो होगा आपके लिए भाई। अब इससे ज्यादा बताओ क्या स्लो कर सकता हूं मैं? कोई क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन नहीं करवा दिया आते ही, पहले आधे घंटे में क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलते हो वो सिखा रहा हूं आपको। थोड़ा तो भाई पकड़ना सीखो इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं सिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले मैंने आपको कहने की कोशिश की है कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कैसे करोगे और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कैसे करोगे। तो मैंने कॉस्ट प्राइस को आपको बताया है, सेलिंग प्राइस क्या होती है वो बताया है, प्रॉफिट मैंने बताया है, और लॉस क्या होता है ये मैंने बताया है। मान लो आप लोग मार्केट पहुंचते हैं, ध्यान से समझना, आपको एक गर्मी आ जाएंगी थोड़े दिन में और आपको एक फैन लेना था जिस पर लिखा हुआ था 1,000 रुपए। जैसे आप मार्केट पहुंचे, उस फैन के ऊपर रेट लिखी हुई थी 1,000 रुपए। यहां पर थोड़ी देर आप लोग देखते हो कि बताइए भाई कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो बोलता है 20% डिस्काउंट है भाई। तो ये 20% अगर डिस्काउंट है, तो ये 20% डिस्काउंट अपने पास 200, तो अपने पास मिलेगा वो कितने का? 800 रुपए का। आपने देखा कि कोई कंपनी का तो अपने पास था नहीं, किसी कंपनी का है नहीं, तो आप एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। जैसे आप दुकान से निकलने के लगते हो, तब वो बोलता है ओनली आपके लिए, सभी को मैं नहीं देता हूं, ओनली आपके लिए 10% और ऑफ है। तो 10% यानी 80, तो 720 रुपए। मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर वो अलग अलग नाटक नहीं करता, एक बार 20%, एक बार 10%, अगर उसको एक साथ बोलना चाहिए था, तो मुझे बताइए कितना परसेंट डिस्काउंट बोलना चाहिए था? 20 और 10, क्या 30 तो नहीं बोलना चाहिए था ना? अगर 30% बोल दिया
किसी बच्चे के दिमाग में अगर 30 आ रहा है तो 30% अगर बोल देता तो 1,000 रुपए की चीज 30% के डिस्काउंट पर फिर तो अपने पास कितने रुपए की मिलेगी, 700 रुपए की मिलेगी, जबकि यहां मिली है 720 रुपए की। तो उसको एक साथ दो नाटक नहीं करके एक साथ अगर बोलना चाहिए था तो क्या 28% बोलना चाहिए था, क्या ये 28% बोलना चाहिए था। और इस 28% को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। ये सब डिस्काउंट को ध्यान रखना बट्टा भी बोलते हैं हिंदी में, तो या तो इसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट या हम लोग इसको समतुल्य बट्टा बोलते हैं, ध्यान रखना। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे ये बताइए, ये जो चीज होती है जिस पर सामान लिखा हुआ है वो अपने पास मार्क प्राइस होता है। अब एक नया प्राइस आ गया है, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, जो उस पर लिखा हुआ है। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको दो तीन चीजें बताई थी। एक मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस, एक बताया था सेलिंग प्राइस, एक बताया प्रॉफिट, एक बताया चार लॉस। इन चार ही टर्म्स पर मैं काम कर रहा था। अब दो नई टर्म्स निकल कर बाहर आएंगी, एक आएगा अंकित मूल्य और एक उस पर डिस्काउंट आएगा, और ये छह ही नाम आएंगे पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहले चार चीजें क्या होती हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर हम लोग दो चीजें, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस भी इसको बोल सकते हो, लेबल प्राइस भी इसको बोल सकते हो, अपने पास यहाँ पर प्रिंट प्राइस भी इसको बोल सकते हो, और छूट देने के बाद जो प्राइस होता है वो तो अपने पास सेलिंग प्राइस होता है, याद रखना। छूट देने के बाद जो प्राइस होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस होगा, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो यहां पर मैं आपसे क्या पूछना या क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए। पहले तो मुझे ये बताइए, यहां पर कभी भी अगर इस प्रकार से है, एक व्यक्ति अपने पास जो भी सामान बेचता है पहले 80% छूट दे रहा है उस पर, और फिर अपने पास 30% छूट दे रहा है, या अपने पास छूट दे रहे हैं 70% छूट दे रहे हैं, अपने पास यहाँ पर 30, 40, 50 और 60, यहाँ पर छूट दे रहा है वो कितने परसेंट की, 30% की छूट दे रहा है, यहाँ पर छूट दे रहा है 40% की, यहाँ पर छूट दे रहा है 50% की, और यहाँ पर छूट दे रहा है वो कितने परसेंट की, 60% की, या इधर छूट दे रहा है वो कितने परसेंट की, दूसरा जो छूट है वो यहाँ पर छूट दे रहा है 50% ऑफ अपना, यहाँ पर 60%, यहाँ पर 70% और यहाँ पर 80%। अगर आपने पास यहाँ पर, मुझे ये बताइए, एक दुकानदार जो भी सामान बेचता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक दुकानदार जो भी सामान बेचता है उस पर चार प्रकार से ऑफ देता है। एक कस्टमर आया, वो कहेगा कि भाई कितनी छूट है, तो उसके सामने स्कीम रख देता है कि छूट मैं नहीं दे रहा हूं, आप खुद चूज करो, मेरे पास तो चार स्कीम है, ए चुन सकते हो, बी चुन सकते हो, सी चुन सकते हो, डी चुन सकते हो। एसएससी का तैयारी किया हुआ था, सिलेक्शन हुआ नहीं, दुकान पर बैठने लग गया, लोगों को आए उसके मजे लेने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरे पास चार स्कीम है, कोई सी भी स्कीम कस्टमर चुन सकता है। एक कस्टमर को कौन सी स्कीम चुननी चाहिए ताकि कस्टमर का मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक कस्टमर को कौन सी स्कीम चुननी चाहिए ताकि कस्टमर का अधिकतम प्रॉफिट हो। अपने पास यहाँ पर बेस्ट फोर कस्टमर आप लोगों को बताना है, ए बी सी और डी। आंसर चेंज होते रहते हैं, इसलिए सभी लोग अच्छे से आंसर बताना, कहीं बाद में जाकर आंसर चेंज हो जाए तो सोच समझकर आंसर देना। आप लोग ए बी सी और डी, क्योंकि आंसर बच्चों के चेंज होते रहते हैं, ओहो गलती होगी करके, तो आप लोग जरूर आंसर देना खुद से सभी लोग। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, ए और डी दो आंसर आ रहे हैं, सी और सी भी आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, ए डी और सी। बी ने बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई, उसको भी कोई तो आंसर दो।
तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा अपने पास यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ए डी में लड़ाई मत करो। अब मैं बताता हूं कौन सा बढ़िया है, उसको सोचिए आप लोग। यहाँ पर मान लीजिए वस्तु 100 रुपए की थी, ये जो आर्टिकल है ये 100 रुपीज का है। पहले 30% की अगर छूट दोगे, 30% की अगर छूट दोगे तो कितने रुपए का मिलेगा? 70 का। अगली जो छूट है, दूसरी जो छूट है वो 80% की है, तो 70 का 80% जो होगा वो क्या 56 का होगा क्या? और 56 का मतलब वो सामान मिलेगा 14 रुपीज का। यानी 100 रुपए की चीज स्कीम ए के तहत कितने रुपए का मिल रहा है? 14 रुपीज का मिल रहा है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दूसरा, अगर पहली छूट अपने पास है, यहां से पहली छूट 40% है, तो 40% जो है 100 का 40% 60, और 60 का 70% करोगे, 60 का 70% करोगे, तो 60 का 70% 42 का दिमाग में कर पाओगे क्या? माइनस करोगे तो 18। और दूसरा जो है यहां पर मिल रहा है 18 रुपए का। तो दूसरा तो उसके लिए खराब है। सबसे पहले ए, इन दोनों में कंपेयर करें तो ए ज्यादा बढ़िया है। बाकी हम लोग आगे अगर चेक करते हैं, यहां पर पहले 50% का डिस्काउंट दे रहा है तो 50 का, और इसके बाद यहां पर 60% का डिस्काउंट, 50 का 60% 30 होता है, तो यहां पर कितने रुपए का मिलेगा? 20 रुपए का मिलेगा भाई। ये अपने पास मिल रहा है 20 रुपीज का, 20 रुपए का। यहां पर अगर आप लोग 60% निकालोगे, सबसे पहले 100 का तो 40 बचा, और 40 का 50% क्या 20 होता है क्या? तो यहां भी कितना मिला? 20 रुपए। तो यहां पर है अपने पास 20। तो ये तो जो दोनों सी और डी तो देखिए दोनों सेम ही है। यहां भी 100 रुपए का सामान 20 का मिल रहा है, यहां पर भी 20 का मिल रहा है, ताकि कोई बच्चा यूं ही आकर आदमी आंसर बताए सी दे दे डी दे दे, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से खुद का प्रॉफिट वो देख रहा है कि कोई ऐसे अगर चुन रहा है। तो बताइए सबसे बढ़िया जिसका आंसर था ए, वो बिल्कुल ठीक है। बाकी सारी स्कीम अपने लिए खराब है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको, जिन भी बच्चों का आंसर ए था वो बिल्कुल ठीक है, मैं यहां पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझना, अच्छे से सीखने की कोशिश करना। यहां पर जब भी सम सेम हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम लोग करेंगे। जब भी अपने पास सम सेम हो, कितना सम है देखिए 110, सम कितना है 110, सम कितना है 110, और सम कितना है 110। तो मुझे बताइए इनका इंटू करके देखा करो, और जो संख्या सबसे कम है वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। इंटू किया, इन दोनों का इंटू किया तो ये आ गया अपने पास 2400, इन दोनों का इंटू किया तो ये आ गया आपके पास 2800, इन दोनों का इंटू किया तो ये आपके पास आ गया 3000, और इन दोनों का इंटू किया तो ये अपने पास कितना आ गया 3000। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? इंटू करके देख लिया करो। सबसे बेस्ट अपने पास ये है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये चीज हमें समझ में आई है कि ए जो है 14% कम कैसे हुआ? यानी आप 14% कम ही होगा ना। 100 रुपए की चीज आपको 14 की मिल रही है, तो आपके लिए वो ठीक है, या 100 रुपए की चीज आपको 20 की मिल रही है वो ठीक है? 14% डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट तो अपने पास 86% है, 14 की तो मिल रही है। तो आप खुद देखिए, खुद सोचिए, 100 रुपए की चीज एक तो 14 की मिले, और 100 रुपए की चीज आपको एक 20 रुपए की मिले, तो आपके लिए कौन सी ठीक है? सम सेम नहीं हो तो अपने पास बेसिक तरीका तो मैं बताऊंगा ही ना। ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहां पर आपने, यहां पर ये तो चीज चलो ठीक है, आपने देख लिया कि सम सेम है, यहां पर प्रोडक्ट करके देख लिया। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो यहां पर चलिए, यहां पर तो आपने प्रोडक्ट सेम देख लिया, लेकिन एक दुकानदार, अब अपने पास एक बच्चा फिर से 2 साल तैयारी की है एसएससी की, और वो अब दुकान पर अगर बैठा है तो वो कह रहा है 40.25% प्लस अपने पास यहां पर, तो पहला तो ऑफ ये दे रहा है और दूसरा ऑफ ये दे रहा है अपने पास यहां पर 39 पॉइंट अपने पास 75%, यहां पर 50 पॉइंट अपने पास यहां पर ये है 4%, और ये जो अपने पास है ये है दूसरा जो ऑफ है वो अपने पास है, मान लीजिए 29 पॉइंट अपने पास 6%, ये अपने पास ऑफ दे रहा है। अब की बार तो यहां पर जो छूट दे रहा है वो मान लीजिए अपने पास 70% छूट दे रहा है, 70% ऑफ है, और 70 पॉइंट अपने पास पॉइंट में ले लो, मान लीजिए 70.31% ऑफ है, और दूसरा जो ऑफ है 9.69% अपने पास ऑफ है, और तीसरा जो अपने पास है वो अपने पास है मान लीजिए 75.25% है, और दूसरा जो ऑफ है
वो 4 पॉइंट अपने पास 75% ऑफ है। ये लीजिए, इस बार इसने इस टाइप से दे दिया है और अब वो कह रहा है कि अब बताओ कौन सा सबसे बढ़िया आपके लिए, कस्टमर के लिए कौन सा बढ़िया। आप दुकान के पास गए, आपने कहा कि भाई तूने क्या किया है, मैंने भी एसएससी की तैयारी की है और मैंने यहाँ पर ये पढ़ा है कि अपने पास यहाँ पर जब भी सम सेम हो तो इतना सोच के तो कौन करेगा, प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट कर लो, वही सबसे बढ़िया है। लेकिन अब की बार फिर से आप दुकानदार के पास गए और वो ऐसे करके बैठ गया है पहले से कि अब बताओ भाई कौन सा सबसे बढ़िया है, अब बताओ। तो यहां पर ध्यान रखना, जब भी सम सेम हो, यहां पर एक तो प्रोडक्ट करके देख सकते हो, जब भी सम सेम हो तो अपने पास सम इसका भी 80 है, सम इसका भी 80 है, सम इसका भी 80 है, सम इसका भी 80 है। सम अगर सेम हो, प्रोडक्ट नहीं कर पाओ तो डिफरेंस करके देखा करो, जो सबसे दूर वही सबसे अच्छा आपके लिए। अगर इंटू नहीं कर पाओ, यहां तो फिर भी इंटू कर पा रहे हो कि यार इसका इंटू 4 से क्या 300 के लगभग आ गया, ये 700, ये ज्यादा जाएगा, ये ज्यादा, या तो अप्रोक्स में कर लो, या फिर आप लोग इनका अंतर ढूंढा करो, जो जितना दूर वो उतना ही अच्छा, जो जितना दूर वो उतना ही अच्छा होता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो यहां पर क्या सबसे दूर है क्या, इन दोनों का डिफरेंस 71 है, इसका डिफरेंस लगभग 61 है, इनका डिफरेंस अपने पास 21 है और इनका डिफरेंस तो पॉइंट्स में आ रहा है, तो सबसे दूर वो सबसे अच्छा। तो आपके लिए सबसे ठीक ये रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्या बताना चाह रहा हूं उस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए। वो तो एक क्वेश्चन आ गया तो मैं उधर निकल गया, नहीं तो आप लोग ध्यान देना कि किसी भी चीज पर अगर आपके पास लिखा हुआ है 7,000 रुपए, तो ये होता है इसका मार्क प्राइस। और अपने पास यहां से ध्यान रखना, अगर 10% छूट है तो छूट देते ही जो प्राइस आता है 10% 700 रुपए, 700 छोड़ दिया तो 6,300, ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 7,000 रुपए इसका मार्क प्राइस है और 6,300 जो रुपए है वो इसका सेलिंग प्राइस आ गया है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा ये समझ पाया होगा। छूट हमेशा किस पर मिलती है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किसका निकलता है? तो आप लोग कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो निकलता है वो क्रय मूल्य का निकलता है, लेकिन छूट हमेशा किस पर मिलती है? तो छूट हमेशा मिलेगी मार्क प्राइस पर, और छूट देते ही जो प्राइस आता है वो कौन सा प्राइस होगा? वो सेलिंग प्राइस होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आप लोग जब भी इस चीज का सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस आप लोग कैसे निकाल सकते हो? तो सेलिंग प्राइस आप लोग निकाल सकते हो, 7,000 को इंटू करोगे, आप लोग 10% की छूट है तो 90 से आप लोग इंटू करोगे तो ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6,300। तो जैसे 7,000 रुपए था, 10% की छूट दी तो 100 माइनस 10/100 से, इससे हम लोग इंटू कर रहे हैं और बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मतलब जो मार्क प्राइस अपने पास हो, यहां से मार्क प्राइस अगर अपने पास है उसको इंटू करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 से, तो बराबर में कौन सा प्राइस आएगा? तो आप कहोगे सर बराबर में सेलिंग प्राइस आएगा। छूट देते ही जो प्राइस आता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। हाँ और ना बोलिए। दूसरा पॉइंट, दो कंडीशन मैंने और समझा दी कि कॉस्ट प्राइस अपने पास क्या होता है और सेलिंग नहीं, मार्क प्राइस अपने पास क्या होता है और डिस्काउंट अपने पास क्या होता है। बोलिए समझ पाए हो क्या? वैभव अभी कुछ नहीं पूछा जा सकता। पाल भाई कभी तो आप एच भी बोल दिया करो, एसएससी का बैच है, इसमें क्या समझ में नहीं आया? पहला एग्जाम्पल ये देता हूं, उसके बाद उसी को 100 में से लिख कर बता देता हूं, फिर उसी चीज को मैं यहाँ पर इसकी जगह मार्क प्राइस, इसकी जगह डिस्काउंट और ये सेलिंग प्राइस अपने पास है ही। थोड़ा सा आपके नाम ही अगर हम लोग हाँ समझें या आप डिटेल से करो भाई, तो मैं आपको, मुझे मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 100% बच्चों को साथ लेकर चलूं। क्लास में, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में तो ये चीजें पूछोगे तो फिर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग पहली क्लास में तो मैं सभी को कोशिश करता हूँ कि साथ लो भाई। लेकिन आपके मतलब एज कभी निकलता ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। कितनी आसान चीज पढ़ा लो, कितना ही टफ पढ़ा लो, आपका एन ही निकलता है। तो बताओ क्या करूं मैं आपके लिए? या डिटेल में लिखोगे सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं कोशिश करता हूं आपको साथ लेकर चलूंगा भाई। ईश्वरदास स्वामी क्या कह रहा है पता नहीं, आंगनबाड़ी में टावर में मोर चूर, पता नहीं क्या कह रहा है भाई। देखिए,
यहां पर ध्यान से समझना, मैं फिर समझाता हूं। मैंने आपको सबसे पहले समझाया, ध्यान से समझिए। अगर अपने पास कॉस्ट प्राइस है और साथ ही अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा। तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस बराबर होगा अपने पास कॉस्ट प्राइस जो भी अपने पास है उसको इंटू करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 से, इससे इंटू करेंगे तो ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये थोड़ी देर पहले मैं बता कर आया हूं, क्या आप लोगों को याद है क्या? सेलिंग कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, प्रॉफिट हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो जब भी सेलिंग प्राइस पूछे तो 100 नीचे, और जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस पूछे तो अपने पास यहां पर 100 ऊपर आता है। बोलिए ठीक है क्या? आयुषी कुमारी, इफेक्टिव डिस्काउंट वाला बाद में वापस आएगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। मार्क प्राइस अपने पास यहाँ पर है कोई भी चीज, और डिस्काउंट परसेंट अपने पास दिया हुआ है। तो यहां से अगर सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़े तो मार्क प्राइस इंटू कर दोगे 100 माइनस डिस्काउंट। दूसरी ये बात मैंने अभी भी समझाई है, आप लोगों को क्या याद है क्या? ये अपने पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं, ये सेलिंग प्राइस हम लोग मार्क प्राइस से निकालते हैं। ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है और ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है। ये मैं अलग से पहले समझा कर आया था, ये मैं अब आपको समझा चुका हूं, और इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं। अगर कभी भी मुझे यहाँ पर ये जो चीज है ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर है और वो भी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन अपने पास 100 ये लीजिए, और दूसरा अपने पास मार्क, ये क्या होगा? मार्क प्राइस अपने पास यहाँ पर मार्क प्राइस इनटू अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 से। हाँ और ना बोलते चलो भाई, क्या दोनों को इक्वल हम लोग रख सकते हैं क्या? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, और ये दोनों अलग अलग कहां से आते हैं ये मैं पहले समझा कर आया हूं। ये हम लोग अब समझा कर आ गया हूं थोड़ी देर पहले। अब मैं यहां पर दोनों को मिक्स कर रहा हूं। तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो जो आएगा, कॉस्ट प्राइस के नीचे तो कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस के नीचे आएगा 100 माइनस डिस्काउंट। अगर इतनी बात समझ पाए हो, और ये अपने पास सेलिंग प्राइस के मार्क प्राइस के नीचे क्या आ जाएगा, तो मार्क प्राइस का रेशियो कभी भी निकालना है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और यहां से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले एक दो बार मैं फिर समझाऊंगा, हर बार कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बहुत काम में लेंगे, जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो अगर बनाना पड़े तो इस चीज को हम लोग काम में लेंगे। यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, यहां पर हम लोग काम में लेंगे। कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट है, मार्क प्राइस जो है 100 प्लस प्रॉफिट है। अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो अगर पूछे तो देखने में लगेगा जी, आपको लगेगा कॉस्ट प्राइस की तरफ तो यार प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर्मूले से आप देख सकते हो आया कैसे। और यहाँ पर अपने पास 100 प्लस प्रॉफिट लॉस हो तो यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, वो हम लोग बाद में लगाएंगे। पहले आप लोग इतना ही सीख लो। प्रभाष कुमार, यहां पर पहले एक बार प्रॉफिट ही सीख लो, लॉस हो तो फिर वो बाद में माइनस लगा देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो यहां पर साइन आ जाएगा, ध्यान रखना माइनस का आ जाएगा, उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, उस पर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, बार 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 मैं इसको काम में लूंगा, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए मैं समझाता हूं, या आप लोग लिख भी सकते हैं, और इसको दो तीन बार क्वेश्चंस में मैं अभी अप्लाई नहीं करूंगा, आज ही अप्लाई नहीं करूंगा, अप्लाई करने से पहले एक या दो बार मैं फिर से बताऊंगा। एक बार मैं फिर समझा दूं, ये आपको ऑलरेडी पहले बता कर आया हूं, मैं शुरुआत से आज यही पढ़ा कर आया हूं कि सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये अभी मैंने मार्क प्राइस में डिस्काउंट देते ही जो छूट छूट देते ही जो प्राइस आता है वो मार्क प्राइस में छूट देते ही प्राइस सेलिंग प्राइस, इसको और इसको बराबर रख लिया और भाई सोल्व किया है। धर्मवीर चौधरी, एक बार फिर बता दिया है मैंने, आप एक बार करके देखो, चीजें आपसे हो जाएंगी भाई, घबराओ मत। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए अब मैं क्वेश्चंस अपलोड करने से पहले कुछ चीजें आपको समझाता हूं, कोशिश करता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास ए अनुपात बी, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो तो अपने पास यहां पर समझ में आ जाएगा। 2 अनुपात 3 है और बी अनुपात सी बराबर, यदि कभी भी 3 अनुपात 4 है,
तो यदि हम लोगों को ए, बी और सी लिखना पड़े, तो ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों को तो पता होंगी ऑलरेडी, जिनको नहीं पता वो सीख लेना क्योंकि इनको हम लोग काम में लेंगे। तो b का मान यहाँ भी 3 है और b का मान यहाँ भी 3 है, तो 2:3:4 ऐसे हम लोग लिख देते हैं। लेकिन कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, a अनुपात b बराबर अपने पास 2:3 हो और यहाँ पर अपने पास b अनुपात c बराबर यदि कभी भी अपने पास 4:5 हो, तो बताइए अब अगर ए, बी, सी अगर लिखना पड़े तो आप लोग यहाँ पर क्या 2 तो बिल्कुल ठीक है, 3 लिखें या 4 लिखें प्रॉब्लम आ जाएगी। 3 लिखें या 4 लिखें अपने पास प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कब नहीं आती? प्रॉब्लम तब नहीं आती जब दोनों की वैल्यू सेम हो। तो इन दोनों की वैल्यू सेम करने के लिए b का मान यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए। ये तो ऐसे तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो सेम करने के लिए किसी भी चीज को अगर इक्वल करना है तो 4 का तो इंटू इससे कर दो, 4 गुना 3 कितना होगा 12 और 3 का इंटू इससे कर दो, 3 गुना 4 कितना होगा 12। लेकिन रेशियो में एक तरफ ही इंटू नहीं कर सकते, इंटू करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। यहां इंटू 4 से करोगे तो कितना होगा, दोनों से करना पड़ेगा 8 और 12, और यहां पर अगर इंटू करते हो 3 से तो दोनों को ही करना पड़ेगा, कितना हो गया 12 और 15। हाँ अब ठीक है, यहाँ पर 12 12 हो गया है, तो 8 12 और 15 ये लीजिए। यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या समझा रहा हूं। एक तरीका अपने पास ये तो है ही, दूसरा a अनुपात b बराबर अगर कभी भी 2:3 है और b अनुपात c, ये तो बेसिक तरीका मैं आपको समझाता ही समझाता हूं। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जाम में कभी टाइम बचाना है और a b c अगर लिखना चाह रहे हो आप लोग, तो मुझे बताइए कॉमन कौन है, तो आप कहोगे सर कॉमन b है, तो जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट का लास्ट से इंटू और कर दो, ये अपने पास यहाँ पर दोनों के साथ, तो ये अपने पास होगा 8 12 और 15, ये लीजिए, ये अपने पास रेशियो आ गया है 8 12 और 15। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं क्या कहने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जैसे कहीं भी अगर अपने पास a अनुपात b अनुपात c बराबर यदि 2:3:5 है और c इज टू डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:9 अगर दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बताइए a b c और d का रेशियो क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर c का इंटू तीनों के साथ कीजिए और लास्ट में लास्ट का इंटू और करो। तो ये अगर आप लोग करते हो तो 14 21 35 और ये अपने पास आ जाएगा, लास्ट में लास्ट का और कर दो, पहले तीनों के साथ और लास्ट में लास्ट का और कर दो, तो आंसर आ जाएगा 45। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अगर कभी भी ऐसा अपने पास आता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 2 3 5 और 7 अगर आता है और यहाँ पर d इज टू ई बराबर 9:11 अगर आ जाए और कोई आपसे पूछे कि बताओ ए बी सी डी और ई क्या होगा, तो वो यहाँ पर इसका इंटू चारों के साथ और लास्ट का लास्ट से इंटू और कर दो। हाँ और ना बताइए कि ये लिख पाओगे क्या आप लोग सभी लोग? क्योंकि इन चीजों को मैं काम में लूंगा, क्वेश्चंस करवाते टाइम बताऊंगा, सोल्व करने की कोशिश करूंगा। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो चीज आप लोग ध्यान से सुनिए कि क्या करते हैं कि सर उन्होंने एक चीज सीख रखी है कि यहाँ पर अपने पास a अनुपात b यहाँ पर और 2:3 और फिर b अनुपात c बराबर यदि अपने पास 4:5 है तो खाली स्थान भरो, 3 है तो आगे 3 लिख दो, 4 है तो आगे 4 लिख दो, वो करते हैं और ये फिर इस प्रकार से वो नया कुछ सीखने की कोशिश करते ही नहीं। उनको जो पहले से आता है उनको लगता है हाँ सर ने ये बता दिया, मैंने ये सीख रखा है, ठीक है इसी से मैं कर लूंगा। भाई मैं आपको और जो एक तो 2012-13 में पढ़ाते थे उससे आगे की धीरे धीरे चीजें जब आती रहती हैं तो आप भी उसको अडॉप्ट करो। ऐसा नहीं है कि एक चीज आपको आती है उसको लेके बैठ गए हो कि इसको आगे लिख दूंगा उसको पीछे लिख दूंगा, बैठे बैठे लिखते रहते हो, टाइम खराब होता रहता है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग हमेशा और हमेशा चीजें सीखने की जरूर कोशिश किया करो। ऐसा नहीं है कि एक मेथड आपको आ रहा है उसको लेकर बैठ गए हो, ठीक है अब आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। जैसे ही अपने पास ध्यान रखना मैं इस टाइम 1.5 घंटे पढ़ाता हूं, तो जैसे ही हमें पढ़ाते हुए 1 घंटा हो जाएगा हम लोग 2-3 मिनट का कमर्शियल ब्रेक जरूर लेंगे जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलेंगे। ये रेवेन्यू टाइम होता है तो एड देखिए 3 मिनट मजे से आप लोग ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। उसके बाद हम लोग अगले 25 मिनट बढ़िया तरीके से वापस पढ़ेंगे। तो ये एक ब्रेक लेते हैं।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। अब हम लोग आते हैं, इतना प्रॉफिट एंड लॉस करने के बाद आपका बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैं क्वेश्चंस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट में हम कौन कौन से टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो कैसे कैसे आ सकते हैं, हर लैंग्वेज का, छोटी बड़ी हर लैंग्वेज के क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश करूंगा। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, उसके बाद मैं कोई भी एक तरीका लगाऊंगा। ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में, और वो जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उसी से आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए। देखिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, सब लोग। ये जो अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं आपकी बात करूं सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस की, और उसमें अपने पास ऐसा है, ए ने बी को किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया। ए ने किसी वस्तु को खरीदा 5,000 रुपए का, ऊपर अगर नहीं दिखाई दे तो नीचे लिख देता हूं, 5,000 रुपए का खरीदा और 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया। अगर ऊपर का साइन है मतलब प्रॉफिट। बी ने सी को बेच दिया 25% लॉस पर। बी ने सी को बेच दिया 25% लॉस पर। तो सी ने इस वस्तु को कितने रुपए का खरीदा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ए का देकर सी का पूछ सकता है, सी का देकर ए का पूछ सकता है, या यहां पर डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। तो फर्स्ट देकर अगर कभी भी लास्ट के बारे में बात करें तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि ए ने किसी वस्तु को खरीदा 5,000 रुपए का और 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया। तो 5,000 रुपए का ए ने खरीदा और 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया, तो क्या बी को 120 का बेच दिया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 25% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया, और बी ने मान लो सी को बेच दिया 10% लॉस पर, मान लीजिए, वैसे ही कुछ भी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो प्रॉफिट पर बेचेगा तो 120 से गुना, और लॉस पर बेचेगा तो किससे इंटू करोगे आप लोग? 90 से। और ऐसा करते ही अपने पास सी का कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा कि सी ने इसको कितने रुपए में खरीदा था। 4 जीरो से 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो अपने पास सी के लिए कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए, क्या 5,400 रुपए आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। हमेशा याद रखना, ए का कॉस्ट प्राइस देकर सी का पूछ सकता है, और सी का कॉस्ट प्राइस देकर ए का पूछ सकता है। सी का क्रय मूल्य देकर ए का क्रय मूल्य पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन में, और ए का क्रय मूल्य देकर सी का, या सी का कॉस्ट प्राइस देकर ए का पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? राजा, जब क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा हिंदी में 2 मिनट बाद, तो वो दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आएगा, तो कोई भी आपको फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं, घबराओ मत। संजू, यहां पर आपका आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया भाई। ये अपने पास पहला तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ए ने किसी वस्तु को, हम लोग सोच लेंगे अपने दिमाग में कि ए ने किसी वस्तु को बी को बेचा और बी ने बेचा सी को। तो ए ने कितने रुपए का खरीदा? तो मान लो 100 रुपए का, और 20% लाभ पर बी को बेच रहा है, तो बी को कितने का बेच रहा है? 120 का। बी इसको सी को बेच रहा है 10% हानि पर, तो ध्यान रखना 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का 20% जो होता है वो तो अपने पास 20 ही होता है, और इसका 10% लॉस पर सी को बेच रहा है 10% लॉस पर। तो मुझे बताइए, इसका 10% क्या 12 होगा क्या? तो सी को कितने का बेचेगा? 108 का बेचेगा। ए का कॉस्ट प्राइस देकर सी का पूछ सकता है, और सी का कॉस्ट प्राइस देकर ए का पूछ सकता है। मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे आप लोग सोच सकते हो, दिमाग में जो अलग अलग सोचोगे ना, एक ही टाइप रटने की कोशिश करोगे तो थोड़ी देर बाद जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा आप फंस जाओगे और वहीं फंसे रहोगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे कैसे, लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, वो हर टाइप से सोचने की कोशिश करो, ताकि आपका दिमाग खुले फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां पर ए का देकर सी का पूछ सकता है, सी का देकर ए का। 5,000 रुपए किसका दिया हुआ था? ए का दिया हुआ था, तो ए के नीचे आप लोग लिखोगे 100, और सी का पूछा तो 108 से गुना करोगे और सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5,400। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोच सकते हो। तीसरे मेथड से कैसे सोच पाओगे? ए बी को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो मुझे ये बताइए 20% अगर लाभ पर बेच रहा है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। तो ए ने बी को कितने रुपए का बेचा? तो मुझे बताओ, ए ने वस्तु को खरीदा 5 रुपए का और बेचा कितने रुपए का? तो आप कहोगे सर 6 रुपए का बेचा। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात।
और बी सी को कितने परसेंट लॉस पर बेच रहा है, 10% लॉस पर बेच रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। तो बी सी को कितने का बेचेगा, तो बी सी को जो बेचेगा वो अपने पास 10 का खरीद के अपने पास कितने का बेचेगा, 9 का। इसके बाद यहां पर अपने पास जो होगा ए अनुपात बी अनुपात सी जो अपने पास बन गया है, यहां पर मुझे बताइए ए बी और सी अपने पास जो बन गया है वो कितना बन गया है, तो अपने पास बन गया 50। ऐसे इंटू करना मैंने अभी भी सिखाया था, इसी चीज के लिए तो सिखाया था। कोई चीज मैं ऐसे तो सिखाता हूं ही नहीं बिना मतलब, तो हर चीज जो भी काम की होती है वो मैं आपको बताता हूं। ए का देकर सी का पूछ सकता है और सी का देकर ए का पूछ सकता है, याद रखना आप लोग। तो यहां पर मुझे ये बताइए, ये जो 5,000 रुपए दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, ए का। तो ए के नीचे ए का लिखेंगे, इंटू कर देंगे हम लोग 54 से, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 5,400। क्या आप लोगों की ये बात समझ में आई है क्या, एक बार बताओ। प्रत्येक बच्चा छोटी से छोटी चीज मैं बताते हुए आ रहा हूं, कहीं पर कोई दिमाग नहीं लगा रहा, हर चीज अपने पास वैसे ही सोल्व कर रहा हूं जैसे एक बच्चा सोल्व करता है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। तो यहां पर ध्यान से समझना, हर बच्चा समझ में है। देखिए, एक स्टूडेंट जो होता है, मैं बार बार ये चीज हमेशा बोलता हूं मेरी क्लासेस में, एक स्टूडेंट जो होता है वो एक टीचर से उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फैकल्टी को तो करना क्या है, मुझे एक बच्चे को मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, और उसको 1-1.5 साल में तैयारी करके यहाँ से निकलना भी होता है कि अपने को सिलेक्शन लो और फिर आगे की अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होती है। जबकि फैकल्टी का काम क्या है, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा है, 12 साल से पढ़ा रहा है, 15 साल से पढ़ा रहा है, ओनली मैथ्स पढ़ा रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी नहीं, ओनली मैथ्स पर काम कर रहा है 10-12 साल से। तो फैकल्टी पढ़ाते 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 टाइम उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है फिर कि यार इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें टाइम ऐसे भी बचा सकते हैं। एक बच्चा वो चीज नहीं सोच पाता। यहाँ पर टाइपिंग भी करना है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन में ए का देकर सी का पूछे या सी का देकर अगर कभी ए का पूछे, तो क्या इन दोनों को इंटू करना जरूरी है क्या भाई। जब बी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा तो क्या इनको इंटू करना जरूरी है क्या। लेकिन ये चीज अगर एक बच्चा सोचे तो उसके कम से कम 1.5-2 साल बाद दिमाग में आएगा, क्योंकि उसको तो एक क्वेश्चन करके आगे निकलना है, वो इसी पर थोड़े ना बैठे रहना है। तो मुझे बताओ, इन दोनों को जब इंटू करना ही नहीं, तो क्या आप लोग जो इंटू कर सकते हो, यहाँ 50 कैसे है इनको इंटू करने पर, और क्या इनको इंटू करने पर आया है क्या। तो ए का देकर बी बराबर अगर 5 और 6 हो और बी अनुपात सी बराबर अपने पास 10:9 हो, तो मुझे ये बताइए यहां से ए और सी निकाल लो। ए का देकर या तो सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है, तो ए अनुपात सी निकाल लो। यहां पर इसको इंटू करोगे 50 और इसको इंटू करोगे 54, तो क्या बीच वाले को इंटू करना जरूरी है या ऐसे ही आप लोग इंटू कर सकते हो, बोलिए ठीक है क्या। ए का आ गया, सी का आ गया, बात खत्म हो गई। अब थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि अरे यार ये तो कट भी रहा है, इसको काट देंगे तो भी थोड़ा फायदा होगा, संख्याएं छोटी बन गई। 27 अपने पास 25 और ये कट गया 27 बार, ये तो काट भी सकते हैं। तो ऊपर क्या आया था 5 × 10 और ये क्या आया है अपने पास 6 × 9। तो 2 से कितनी बार कट रहा है 5 बार और 2 से कितनी बार कट रहा है 3 बार। अरे ये तो काट भी सकते हैं, काट सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को अगर कभी इधर से उधर कोई कटे तो काट दिया करो 2 से 3 बार और 2 से 5 बार। तो ये तो अपने पास इंटू करने पर आ गया 25 और ये इंटू करने पर आ गया 27। बोलिए क्या समझ पा रहे हो क्या। और ये सारी चीजें सब कुछ बेसिक, बी का नहीं पूछेगा प्रदीप, बी का पूछे तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ए का देकर बी का पूछा, 5 का खरीद के 6 का 6,000, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अगर मान, मैं तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, अभी तो आपका बेसिक क्लियर करवा रहा हूं। थोड़ी देर बाद आप खुद देखोगे कि हाँ हमें कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें करने, एक टाइप पकड़ूंगा और उसके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी लैंग्वेज वो बना सकता है, वो सभी चीजें मैं तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां पर देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज जो कट रही है, क्या वो बात आप लोग समझ पाएगा। सब कुछ बेसिक है। अगर आप लोग देखोगे बेसिक के अलावा इस धरती पर ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास 100 से कितना हुआ था 120, तो इसको काटोगे तब भी तो अपने पास यही आ रहा है। देखो मैं आपको फिर समझाता हूं, बेसिक के अलावा कुछ नहीं। और जिस दिन ये बात समझना सीख गए उस दिन आपको ट्रिक्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बेसिक है। यहां से अपने पास 0 से 0 कट रहा है,
20 से कट रहा है 5 बार और 20 से कट रहा है 6 बार। 5 से 6 हुआ, 10 से 9 हुआ, यही तो लिखा है। 5 से 6 हुआ, 10 से 9 हुआ। क्या इधर से उधर आप लोग काट भी सकते हो क्या? 2 से कट रहे हो 3 बार और 2 से कट रहे हो 5 बार, तो क्या ये यहां पर भी तो हम लोग काट रहे हैं? वही बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको, बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है और उससे आपको लगना शुरू हो जाता है कि हाँ ये ट्रिक्स है। आगे क्या बात समझ में? जैसे आपको मान लीजिए यहां पर ध्यान से समझना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए बेच रहा है बी को कितने परसेंट प्रॉफिट पर? ये चीजें यहां बहुत काम में आती हैं। 16 से 2/3% प्रॉफिट पर बेच रहा है। बी सी को बेच रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट पर? 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। सी डी को बेच रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट पर? 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ए ने अगर वस्तु को 6,000 रुपए की खरीदी, तो बताओ डी कितने की खरीदेगा? तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/6। इसका कितना होगा? 1/5। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से आप लोग ए से बी का अगर पूछे तो 6 से कितना हुआ? 7। बी से सी का अगर अपने पास 5 से कितना हुआ? 6। और बताओ सी से डी का पूछे तो 4 से कितना हुआ? 5। तो क्या आप लोगों को इंटू करना है ए और डी का ही? ए का देकर डी का पूछ रहा है वो, तो ए का देकर डी का पूछ रहा है, तो इधर से उधर कोई कटे तो काट दो। 5, ये 5 से 5 कट गया, तो ए और डी का जो रेशियो है वो क्या 4:7 आ गया है क्या? ये लो, ये 6,000 जो वैल्यू वो कितने की वैल्यू है? 4 की, और गुना कर देंगे 7 से। ऐसे आप लोगों को फायदा मिलेगा। ए का देकर डी का पूछ सकता है या डी का देकर ए का पूछ सकता है, तो इससे आप लोगों की धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़नी शुरू होती है। इन चीजों से कॉन्सेप्ट क्लियर और स्पीड बढ़ना शुरू होती है आप लोगों की। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे, आप लोग सभी लोग। यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, यहां पर ध्यान से समझना। देखिए, अपने पास अगर मान लो ए बी को बेचता है कितने परसेंट प्रॉफिट पर? मान लो 25% लॉस पर बेचता है, और बी सी को बेचता है 10% लॉस पर। 10% लॉस पर सी को बेचता है। सी ने यदि 1,350 रुपए का खरीदा हो, तो बताओ ए ने कितने रुपए का खरीदा था? चलो करो। ए का देकर सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है। चलिए इसको कीजिए आप लोग। ऑल क्लियर ओम प्रकाश? तो फिर मैं क्वेश्चंस पर आता हूं। सब कुछ क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन कर लो, फिर क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूं, और चलिए डायरेक्ट फिर क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। योगेश प्रजापति, मकर संक्रांति की छुट्टी 46 दिन की होगी लगातार। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। ये अपने पास ए बी और सी है। ए ने किसी वस्तु को खरीदा पता नहीं कितने रुपए का, 25% लॉस पर बेचा तो 75 का। बी ने सी को 10% लॉस पर बेचा 90 का, और कितने रुपए का खरीदा? ये 1,350। दिक्कत तब आती है उस बच्चे का कभी सिलेक्शन मतलब हो भी सकता है, लेकिन 99% चांसेस नहीं है। अगर जिसको बाकी ये रेशियो जैसे किया, ये तो समझ में आना शुरू हो गया। 4 का खरीद के 3 का, और यहां पर बी ने सी 10 का खरीद के अपने पास 9 का, तो ये 40 हो गया, ये 27 हो गया। तो 1,350 ये अपने पास 27 की वैल्यू है, और ये 40 का मान इंटू कर देंगे 5 से, आंसर 2,000। ये तरीका तो बिल्कुल उसके समझ में आ रहा है, और ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, उस बच्चे का सिलेक्शन बहुत मुश्किल है भाई, फिर थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, मकर संक्रांति की छुट्टी लगातार 46 डेज की छुट्टी रहेगी लगातार। ठीक है? ऐसे बीच बीच में छुट्टी, पढ़ाना छुट्टी, ऐसे लगातार 46 डेज। एक दिन की छुट्टी होगी भाई, एक दिन आप पतंग उड़ाओ। मकर संक्रांति की छुट्टी कितने दिन की होगी, ये कोई पूछने की बात है क्या? एक दिन की छुट्टी होगी, बस बात खत्म। उस दिन पतंग उड़ा लेना आप लोग। हमारे जयपुर में तो बहुत ज्यादा पतंग उड़ती हैं। आप अलग अलग शहर से होंगे, अलग अलग सिटी से बच्चे होंगे, हो सकता है कहीं पर उड़ती हो सकता है कहीं पर नहीं उड़ती हो मकर संक्रांति को। लेकिन पतंग उड़ाओ नहीं उड़ाओ, धूप जरूर ले लेना।
ठीक है ना, धूप में बैठ जाना, बस पतंग देखते रहना। नहीं उड़ती कोई बात नहीं, अलग अलग सिटी में अलग अलग है भाई, हमारे जयपुर में तो बहुत उड़ती है। ए बी, ये तो पता है ना मैं जयपुर से हूं। यहाँ पर ए बी और सी ध्यान से सुनना। ये आपने पास 100 मानिए, 100 मानने वाला तरीका जरूर आना चाहिए भैया, बहुत अच्छा तरीका है। 100, 25% लो 75, 10% 7.5, तो इसमें से घटाओगे तो 67 पॉइंट अपने पास 5 हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है और इसका मान पूछा है। ये 3 मेथड अपने पास है, तीनों मेथड आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी कोई सा भी तरीका काम में ले सकता हूं, ध्यान रखना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। ये लीजिए, अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। मेरी पतंग कट के आए तो दे देना, ठीक है मोहित, आप अपना नंबर और नाम लिख देना भाई। मैं उस पर 2 चांदी के सिक्के और 3 सोने के सिक्के रखकर आपके घर पर पहुंचा दूंगा, आपकी पतंग पर। तो आप जरूर नंबर और नाम लिख देना भाई। करना ही पड़ेगा ये चीजें तो, क्योंकि इतने बड़े आदमी की पतंग कटकर हमारे घर पर आकर गिरी है, इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी, बताओ भाई। क्या 150 आंसर आ गया है क्या? देखिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 25% लाभ पर, और क्वेश्चन को है शुरुआत में तीनों तरीके से फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई ना कोई एक तरीका उसमें बहुत ज्यादा लेंदी चला जाएगा, लेकिन पहला छोटा और आसान क्वेश्चन है, तो आपको तीनों तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। फर्स्ट मेथड अपने पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अपने पास किसी वस्तु को ए ने खरीदा पता नहीं कितने रुपए का, 20% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी को कितने का बेच दिया? 120 का। इसके बाद अपने पास बी ने सी को 25% लाभ पर 125 का, और सी ने 225 रुपए का खरीदा हो, तो बताइए ए ने कितने का खरीदा? तो ए का देकर सी का पूछ सकता है, या सी का देकर ए का पूछ सकता है, पहला तरीका। दूसरा अपने पास ये मेथड बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा तरीका है, ये जरूर याद रखना आप लोग। ए बी को 20% लाभ पर तो 100 का खरीदा, और 20% प्रॉफिट पर, तो याद रखना इसका जो 20% होता है, 20 का 20% अपने पास 20, तो ये अपने पास 120। यहाँ पर अपने पास 25% प्रॉफिट पर इसको बेच दिया, तो इसका 25% कितना होगा? अपने पास 30, तो कितने का बेचेगा? 150 का। ये 225 जो वैल्यू है वो अपने पास 150 की वैल्यू है, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो सोल्व करोगे तो आंसर क्या 150 आ रहा है क्या प्रत्येक बच्चे का? कहीं अगर मैंने गलत नहीं किया हो तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगला तरीका क्या हो सकता है? यहां पर हमें पता है कि 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो तो होगा 1/5। ये मैं आपको आज की क्लास में भी लिखवा कराया हूं, आपको पहले से भी पता होगा, और ये होता है अपने पास 1/4। तो ए ने बी को 5 का खरीद के कितने का बेच दिया? 6 का। और बी ने सी को 4 का खरीद के कितने का बेच दिया? 5 का। जब ए का देकर बी का सी का ही अगर पूछा है, तो फिर बाकी का तो कोई काम है नहीं, क्या कोई इधर से उधर, और मैंने ये भी समझा दिया कि हम लोग काटते क्यों हैं, कैसे काटते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है। ये वाला जो अपने पास होगा, 5 से अपने पास 5 कट जाएगा, 2 से 2 बार, और 2 से 3 बार, तो ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है, तो ये जो अपने पास है 225, ये वैल्यू कितने की है? 3 की, और इंटू करेंगे हम लोग 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? अपने पास 150। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो? क्या श्रवण बेस्ड नहीं है कोई भी तरीका? मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आसान क्वेश्चन ही नहीं करवाने वाला,
आसान क्वेश्चन आए तो रेशियो बेस्ट लगेगा। आप लोग जब कहीं भी पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे तो रेशियो बेस्ट लगेगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्योंकि कोई सा भी अपने पास आ सकता है, फिर आप लोग उसमें फंस जाते हो। इसलिए मेरे कहने से भाई तीनों तरीके आप लोग याद रखना। आशीष भाई कुछ तो समझने की कोशिश करो आप। हेलो सर, मैं ये कह रहा था इन बच्चों के जितने भी जैसे अभी तक वो हो चुके हैं ना एग्जाम, जैसे ये जितने मैं टॉपिक करवा चुका हूँ, तो इनका टॉपिक वाइज भी टेस्ट कुछ अरेंज करो 2 5 7 दिन में ना। और CASI की प्रीवियस ईयर अपलोड कर दी है क्या? ठीक है, करना आप कल कर देना। और टॉपिक वाइज भी टेस्ट का कुछ करना है ना। ठीक है, देखिए यहां पर आप लोग ध्यान से समझना। ये अपने पास पहला क्वेश्चन समझाया, दूसरा समझाया, तीसरा फिर लैंग्वेज में कोई बच्चा फंस जाता है कि लैंग्वेज कैसे आएगी, वो मैंने करके बताया है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। मुझे बताओ क्या पहली बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, ए और सी का रेशियो ही बनाना है, क्योंकि ए का देकर सी का पूछ रहा है, सी का देकर ए का पूछ रहा है। चाहो तो तीनों रेशियो भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो अपने पास दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर ये रहा। चलिए करने की आप लोग कोशिश करो। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं बार बार समझाता हूं यहां पर। और ये जो आप लोग ध्यान रखना भाई, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं ऑनलाइन वाले बच्चों को। ऑनलाइन का जो टाइमिंग है मेरे पास ओनली और ओनली 6 to 7:30 ही टाइम रहता है ऑनलाइन के लिए। जो बच्चे थे, एक बच्चा शुरुआत में भी पूछ रहा था, ओनली मैं इसी टाइम ऑनलाइन पढ़ाता हूं, बाकी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं। अब की बार बच्चे जो थे मेंस वाले, कुछ बच्चे की सर आपसे पढ़ा है, आपकी ही चीजें हमें समझ में आती हैं, बाकी फैकल्टी से फिर चीजें हमें समझ में नहीं आती, तो आप प्लीज एक प्रैक्टिस बैच ले आओ। तो वो बैच हमने 4 से 5 एक प्रैक्टिस बैच मेंस वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए शुरू किया। और ये सिर्फ मेंस तक होगा, उसके बाद उस बैच को मैं बंद कर दूंगा क्योंकि वहां पर टाइमिंग नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ टाइमिंग रहता है 6 to 7:30। मैं इस साइक्लिक बैच को चलाता रहता हूँ। एडमिशन जो मिलते हैं वो जब भी नया बैच शुरू होता है, नया टॉपिक जब शुरू होता है उस दिन कोई बच्चा एंट्री कर सकता है। पहले होता क्या है कि जैसे कोई टॉपिक 3 दिन मैंने पढ़ा दिया, फिर कोई नया बच्चा अचानक आ जाता है, तो हम डेली उसको एडमिशन नहीं दे रहे हैं। हम उसको नए टॉपिक पर एडमिशन दे देते हैं कि उस दिन आप लोग नई शुरुआत करो। और मैं किसी चीज को पीछे से रिलेट नहीं करता हूं, हर बार हर बच्चे को बेसिक से मैं समझा देता हूं। तो यही टाइमिंग जो बच्चा शुरुआत में पूछ रहा था सर कौन कौन सा बैच है, ओनली मेरे पास जो टाइमिंग है वो 6 to 7:30 है। जैसे आज अगर अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस शुरू है तो आज बच्चा एडमिशन ले सकता है, रात को 12 बजे बैच बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, फिर इसमें एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो जब आपको लगे कि जैसे धीरे धीरे अपने पास 18 टॉपिक 19 टॉपिक है, सारे के सारे मैं कंप्लीट करवा दूं, जैसे जहां पर आप जुड़ते हो उसके 6.5 या 7 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 ढाई महीने फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, कुछ भी वापस देखना है तो आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग ध्यान रखना यही टाइमिंग अपने पास 6 to 7:30। टॉपिक जैसे जैसे चलते रहे तो पूरा ये सर्कुलर अपना बैच चलता रहेगा। आप पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। SSC, रेलवे, CDS या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उसका कंप्लीट मैथ्स मैं आपको करवाता हूं। वो कहीं भी आप लोग दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत है नहीं। फिर भी आपको लगता है आपको पढ़ना ही है सर, मैंने एडमिशन ले लिया है, तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे अगर 4 5 दिन मेरी क्लास ले ली तो। अब हम लोग, कोई बच्चा लास्ट में बड़ा कमेंट कर रहा है तो आप लोग देख सकते हो। सर पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं दिख रहा साक्षी, इसको कल थोड़ा सा मैं नीचे करवाता हूँ, थोड़ा सा मैं मेरे कैमरे को एडजस्ट करता हूँ, कल से शुरुआत में ही बता देना ताकि मैं कैमरे को एडजस्ट कर लूँ। यस, बैंकिंग के लिए मैं 100% नहीं पढ़ाता हूँ भाई। हाँ, जितने भी टॉपिक अपने पास ध्यान रखना। मान लो एक चीज और मैं बता दूं, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, मैं क्या करता हूं यहां से। मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ा दी, आज कोई बच्चा जुड़ा है, जैसे आज प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी बच्चा ऐड हुआ है, तो अब मैं आपको पूरा का पूरा मैथ सिस्टमेटिक तरीके से जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस वापस आएगा उस दिन तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन होता क्या है, मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं, मान लो प्रोबेबिलिटी पढ़ा चुका हूं, स्टैटिक्स पढ़ा चुका हूं,
टाइम एंड वर्क पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज पढ़ा चुका हूं, सीआई एसआई पढ़ा चुका हूं, तो इन टॉपिक्स को मैं आपके लिए रिकॉर्डेड भी अपलोड करवा देता हूं कि यार इन बच्चों को रिकॉर्डेड भी दे दो। हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा जल्दी कोर्स करना चाह रहा हो तो उसको रिकॉर्डेड आप देखते रहो, देखना चाहो तो, नहीं तो आपको लाइव भी मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, हर टॉपिक लाइव भी आपको मिलता रहेगा, परेशान नहीं हो, ठीक है ना, आप परेशान नहीं हो। जैसे आपको लगता है सर सीआई और एसआई के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास वीडियो है रिकॉर्डेड, तो क्या मुझे रिकॉर्डेड ही पढ़ना पड़ेगा? क्या नहीं, लास्ट में आपको वापस से मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम आप लाइव भी पढ़ सकते हो आपके पास। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगता है कि सर मैं तो रिकॉर्डेड देख रहा हूं, पीछे वाले भी आप डाल दो वीडियोस, तो ताकि मेरा कोर्स जल्दी हो जाए, तो फिर हम लोग उसके लिए एक दो तीन बच्चों के लिए अपलोड नहीं कर पाते। इसलिए फिर मैं बोलता हूं कि यार सारे ही बच्चों को कर दो, जो देखना चाहेगा रिकॉर्डेड देख लेगा और बाद में लाइव पढ़ना चाहेगा लाइव पढ़ लेगा, ठीक है ना, ऐसा हम लोग प्रोग्राम रखते हैं। ठीक है, लाइव टेस्ट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और वैसे तो टेस्ट आपको मिल ही रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीआईएसआई में अभी डलवा देता हूं। लव यू गौरव भाई, बहुत कंटेंट दे रहा हूं भाई, मैथ्स में इतना कर लोगे तो वो बहुत है, बहुत है, बहुत है। मैं आपको बहुत कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, बाकी सीमा तो किसी चीज की है नहीं, लिमिट तो कोई चीज की है नहीं। कितना भी आप लोग जितना चाहो उतना आप लोग बढ़ाते चलो, लिमिट किसी चीज की नहीं है, आप लोग ध्यान रखना। फिर एक चीज से ज्यादा भी अगर आप लोग देखोगे ना तो भी वो फिर एक्स्ट्रा होना शुरू होता है, फिर आप इतना भी नहीं कर पाते। आपका जितना एसएससी, रेलवे, सीडीएस, अदर स्टेट लेवल में आता है उससे 100% एक्स्ट्रा ही मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों के लिए। जरूर ओम प्रकाश डूडी, मिठाई खिलाना भाई। तो जितने भी बड़े कमेंट्स हैं आप लोग लास्ट में किया करो, ताकि मैं उसके कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई करूं। क्योंकि होता क्या है, शुरुआत में बच्चे आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और गायब, और मैं चाहता हूं कि वो बच्चे क्लास में रुके ही नहीं, वो गायब ही रहे, क्योंकि तभी मैं शुरुआत में आप लोगों को रिप्लाई नहीं करता हूं। लास्ट में जो बच्चे बचते हैं, 1.5 घंटे पढ़े हैं, पढ़ने वाले ही स्टूडेंट रहते हैं सारे के सारे, तो फिर मैं उनका रिप्लाई कर देता हूं। विलेज के बच्चों, सुनंदा पढ़ो आप तो यार, ठीक है। लैपटॉप में या तो अपने नंबर पर कॉल कर लो, जो नंबर आपको दिया गया है उस पर मदर्स के, या कोई बच्चे से ही पूछ लेना, वो एडवाइस कर देगा आपको लैपटॉप में चलाने के लिए। ज्योमेट्री कब होगी? ज्योमेट्री पहले प्रॉफिट एंड लॉस होगा, फिर टाइम एंड डिस्टेंस होगा, उसके बाद मैं एडवांस मैथ शुरू करूंगा। ज्योमेट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा। थैंक यू भाई, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, कल शाम को 6 बजे। और जो मकर संक्रांति है 14 की, उसकी एक दिन की छुट्टी रहेगी भाई, याद रखना आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।